अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, आपका नोकी कलम की इस लाइव नशरियात में इस्तकबाल है। आज हम एक अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ एक नौजवान बड़ा जज्बा रखने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। मैं इनका तारुफ करवाता हूँ। ये हैं डॉक्टर अब्दुल बारी नाइक, जो सोशल और आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। इनका काम बहुत अच्छा जा रहा है। मैं देख रहा हूँ इनको, बहुत टाइम से देख रहा था मैं इनके काम वगैरह। मैंने सोचा आज इनसे बात की जाए। क्योंकि आरटीआई के मुतालिक मैं मुख्तसरन पहले बताऊं, ये 2005 आरटीआई 2005 ये एक्ट लागू हुआ है। इससे पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट हुआ करता था इंडिया में 2002 तक, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। मगर इसमें कुछ इन्होंने फिर तरमीम की तो 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये कानून लाया गया। आरटीआई का बुनियादी मकसद है ये शहरियों को बाइख्तियार बनाना है, हुकूमत के इंतजामिया के काम में शफाफियत लानी है। इसी तरह से बदअदवानी, रिश्वतखोरी, जालसाजी, इसको खत्म करना है। तो जमहूरियत की जो रियल स्पिरिट है उसको कायम रखना है, ये आरटीआई का मकसद है। और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इसका एक बड़ा मकसद है। इसी तरह से 30 दिन के अंदर अंदर जो आरटीआई करेगा उसको उन सवालात का वो जो होगी इंतजामिया उनको जवाब देना है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब इस पे इंशाल्लाह आज रोशनी डालेंगे। डॉक्टर बारी साहब, आपका इस प्रोग्राम में हम इस्तकबाल करते हैं। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। चलिए नाज़रीन, मैं आपसे ये पहले गुजारिश करूंगा, अगर आरटीआई एक्ट 2005 के मुतालिक किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपको है, कोई सवाल है जो जायज सवाल होगा, इंशाल्लाह हम अपने मेहमान से उससे जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। और इस लिंक को, इस पेज की लिंक जो अभी है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एक मास लेवल पे अवेयरनेस हो आरटीआई के मुतालिक। ये बहुत अच्छा कानून है, इससे फायदा उठाना चाहिए। तो बहरहाल मैं डायरेक्टली हाफिज डॉक्टर अब्दुल बारी साहब की तरफ आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, आरटीआई एक आम इंसान इस एक्ट से कैसे फायदा हासिल कर सकता है, मुख्तसर और जामिया अंदाज में बताएं। देख लीजिए, मैं आप लोगों को सिंपल सी एक बात बताऊं जो अभी रिसेंटली हुआ था। कश्मीर यूनिवर्सिटी ने नियर अबाउट 80% बच्चों को अभी फेल किया डिफरेंट सेमेस्टर्स में। मैंने हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट की आप जेरोक्स के लिए अप्लाई कर लीजिए। जब उनके सामने उनकी जेरोक्स कॉपी आ गई तब उनको ये पता चला डायरेक्टली कि हमने लिखा क्या कॉपी में। कहीं इवॉल्वेटर ने कहीं मिसकैलकुलेशन तो नहीं की, कोडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। और एक चीज ये दूसरी, अगर आप देखेंगे रूरल डेवलपमेंट की बात, फॉर एग्जांपल अगर आप रूरल डेवलपमेंट में एक आरटीआई डालते हैं, कहते हैं कि कौन डिजर्व है और कौन डिजर्व नहीं है किसी भी काम के लिए, चाहे वो आए व शेड हो, चाहे वो नरेगा का कोई भी काम हो या और कोई चीज हो, उसमें उस वजह से शिफाफत आती है। क्योंकि आरटीआई आपने डाल दी तो ऑटोमेटिकली जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो अवेयर होते हैं कि जनरल पब्लिक को हर एक चीज पता है और वो करप्शन लो लेवल पे हो जाता है उससे। सहल साहब आपका आप म्यूट। जारी रखें अपनी बात, आप जारी रखें अपनी बात, आप जारी रखें। हाँ, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, मैंने जब 2013-14 में मैं वापस आ गया अलीगढ़ से पढ़ के, सबसे पहले मैंने एक आरटीआई डाली थी सोशल वेलफेयर में ही। वहां पर क्या हुआ था, वहां पर एक सरपंच ने क्या किया था, उन्होंने नहीं नहीं सीधे नहीं, लिखा। डॉक्टर साहब, मुझे आप कशिर पे समझो, कशिर पे कश्मीरी में समझाए, उर्दू में। ये आरटीआई क्या गो, तो अक आम इंसान कित पे हेके अमिश फायदे तुलित, मुझे ये पहले बताएं। आप बात करो, इस फर्दर उस पर बात करेंगे, पहले ये बताएं देखिए, आरटीआई क्या गो। आरटीआई जो आम बंदे को, आम बंदे, हाँ। सिंपल अख हुकूक अख, तो हेकियो कह इंफॉर्मेशन कर, कोई भी आप आम जनरल कोई भी वो बंदा हो, वो जनरल चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा कम क्यों ना हो, सह हेक त्रित आरटीआई एप्लीकेशन, युस पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसर उसके पास वो डाल सकता है एप्लीकेशन किसी भी चीज को अकाउंटेबल बनाने के लिए। सिक्योरिटी रीजंस को छोड़ के, जहां पर सिक्योरिटी की बात आती है उसको छोड़ के, हर एक मामले में
वो शफाफत देख सकता है या वो चेक कर सकता है कि लीगल क्या है या इलीगल क्या है, या ये चीज जस्टिफाई हुई है या नहीं हुई है। ये सिंपल है। चाहे तो ये अगर जो आप देखेंगे सिक्योरिटी रीजन जो आप बता रहे हैं, ये क्या है सिक्योरिटी रीजंस, क्या किस में सिक्योरिटी एहतियात रीजन, करना जैसे है? हम अगर फॉर एग्जांपल अभी डालेंगे एक आरटीआई कि आप ये बंदा इतने टाइम से गायब था, इसकी रिसेंटली जो कोगन पोस्टपुरा में वाका हुआ है, हम उस पर आरटीआई नहीं कर सकते। ये बंदा इस पार्टी ने उठाया, फिर क्या हुआ, उस पर नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से देश की सिक्योरिटी से जो भी रिलेटेड चीजें हैं उनको हम आरटीआई नहीं कर सकते हैं। हम आर्मी में नहीं डाल सकते हैं कि आपने कितना पैसा किस चीज पे खर्च किया, वो चीजें छोड़ के बाकी जितना भी पब्लिक में आता है, पब्लिक डोमेन में आता है, उसके लिए हम आरटीआई कर सकते हैं और हमें वो जवाब देने के लिए वो दे सकते हैं हमें जवाब। ओके ओके ओके, अच्छा मुझे ये बताएं, आप कब से आरटीए एक्टिविज्म कब से आपने शुरू किया? चूंकि हर एक इंसान को किसी को कोई मसला होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, फिर वो ऐसा कोई कदम, या खुदा न खास्ता कोई कोई किसी को ऐसी बीमारी लाक होती है, जब वो ठीक होता है तो फिर वो एक इस हवाले से बड़े अहम इकदाम उठाता है। वो सोचता है कि इत बड़े बस मजबूर मजबूर गसन की बह आज बेमार, बह अम साथ दवा फल मजबूर, ब्याख गस मजबूर गसन की। इसी तरह से आपने जो आरटीआई क्यों किया, किससे इंस्पायर हुआ, या क्या मसला हुआ आपको जिसने आपके अंदर ये तहरीक, ये जज्बा भरा कि नहीं मुझे हकूक के लिए लड़ना चाहिए? क्या आपके साथ कोई ऐसा वाक़ा हुआ है उसके बाद ही आपने आरटीआई एक्टिविज्म शुरू किया? अपनी ये नहीं, कहानी बताएं आप। ये बात हुई थी 2013-14 में। बान एक एरिया है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक बान एरिया है, वहां की एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक लेडीज को डिक्लेयर किया था दैट बिलो बेनिफिशियरी इज नो मोर। जब ये ऑर्डर था सोशल वेलफेयर के ऑफिस में तो मैं शॉक हो गया। मैं वहां गया, मैंने उनको फिर आरटीआई की, ये कब से आप कह रहे हैं कि ये इसकी डेथ हुई है? जब उन्होंने जवाब दे दिया और जब मैंने वो ऑर्डर निकाला तो वो सरपंच ने अपने लेटर पैड पे लिखा हुआ था कि बिलो बेनिफिशियरी इज नो मोर। फिर मैंने जब वो निकाला तो मैं शॉक हो गया। मैंने कहा ऐसे हजारों घपले होंगे, ये तो एक जो बेचारी विडो है उसका हक छीना जा रहा है सोशल वेलफेयर में, ऐसे कितने किस्से होंगे, ऐसे हजारों किस्से होंगे। फिर मैंने उसी दिन से स्टार्ट किया सोशल एक्टिविज्म एंड आरटीआई एक्टिविज्म। फिर मैंने देखा R&B में बहुत सारे ये कहते थे कि हमने यहां से वर्क किया, हमने इस स्ट्रीम को डेवलप किया, हमने इस पॉन्ड को डेवलप किया। जब मैं प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जाता था तो वो पॉन्ड कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था, या वो पॉन्ड किसी और ब्लॉक में होता था या किसी और हल्के में होता था। मैं शॉक होता था। फिर मैंने वो आरटीआई रिपोर्ट जमा करके मैं इवन फिर विजिलेंस में भी उन R&B डिपार्टमेंट को मैंने वहां पर भी केस किया। फिर मैंने यहां पर ही नहीं रुका, फिर मैंने हर एक डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए आरटीआई की शुरुआत की। मैंने हायर एजुकेशन में अगर आप देखेंगे जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स है, इनका नियर अबाउट है हर एक कॉलेज में ये 2 साल से लेके 5 साल तक दे सकते थे। लेकिन जब मैंने 2014-15 में देखा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जितने भी फेवरेटिज्म वाले मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर्स सिटीज में थे, जिनका अप्रोच था पॉलिटिकल अप्रोच, या जो पैसे खर्च करते थे, कोई भी किसी भी तरीका का अप्रोच, वो 10-10 साल और इवन मैंने उस आरटीआई में देखा एक बंदा 19 ईयर्स से एक ही कॉलेज में है, दूसरी बंदी 23 ईयर्स से एक ही कॉलेज में है। चाहे वो जम्मू सिटी की बात करेंगे या श्रीनगर सिटी की बात करेंगे, जितने भी इन्फ्लुएंशियल बंदे हैं उनको साथ क्या होता था, जस्ट एक कॉलेज जो जस्ट विद इन 1 किलोमीटर में है, दूसरे कॉलेज अमर सिंह से कॉलेज से ट्रांसफर होती थी एमए रोड से ट्रांसफर होती थी ग्वाग्जबाग। मीन्स विद इन दैट प्रेमाइसिस उनकी ट्रांसफर्स होते, क्योंकि उनका फेवरेटिज्म था, उनका निपोटिज्म, वहां पर कोई ना कोई था उनका जो पॉलिटिकल अप्रोच की वजह से वो वहां थे। फिर जब मैंने आरटीआई की, फिर मैंने डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स पे लिखा उन लोगों को कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके बाद अगर आप देखेंगे 2-4 साल से एकदम ट्रांसफर्स होते हैं, लेकिन तब भी अभी भी अकाउंटेबल नहीं बना वो। अभी भी जितने भी सिटी कॉलेजेस है, जैसे श्रीनगर सिटी है और जम्मू की मेन सिटीज है,
जितने भी हायर ऑफिशियल्स है इस हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर, उनको सिर्फ विद इन दैट कॉलेज ट्रांसफर किया जाता है, जबकि गांव के जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर है उनको अनंतनाग से ट्रांसफर किया जाता है, बारामुल्ला, अनंतनाग से कुपवारा किया जाता है, अनंतनाग से हंदवारा किया जाता है, हंदवारा के बंदे को अनंतनाग किया जाता है, कुलगाम किया जाता है। उनके लिए अभी भी प्रॉब्लम है। ओके ओके, अच्छा ये मुझे बताएं, मैं देख रहा हूं, मैं ये रियलाइज कर रहा था कि आप का जो जो ज्यादा आरटीआई आप कर रहे हैं वो एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सेटअप, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स पे कर रहे हैं, एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे। ऐसा क्यों? देखिए, मैं दो ही मतलब सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करता हूं, या तो मैं हेल्थ सेक्टर पे करता हूं या तो एजुकेशन। अगर आपने जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, उन्होंने क्या कहा, अगर किसी भी कौम को बर्बाद करना है, दो सेक्टर्स को आप पोल्यूट करो। आप एजुकेशन सेक्टर में नकल डाल दो, मास कॉपी, ऑटोमेटिकली वो पूरा सेक्टर बर्बाद हो जाएगा। जो भी डॉक्टर उसमें बनेगा वो ट्रीटमेंट ठीक नहीं करेगा, जो भी इंजीनियर बनेगा उसका जितने भी ब्रिजेस बने होंगे, सड़कें बनी होंगी, वो एकदम कोलैप्स हो जाएंगी। जितने भी टीचर्स बनेंगे वो फिर बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। जितने भी वहां ऑफिशियल्स तैयार होंगे वो जस्टिस नहीं करेंगे। जितने भी आईएएस होंगे, केएस होंगे, आप खुद देख लीजिए, वो फिर बस यस मैन और यस सर करेंगे, यस मैम और यस सर। वो कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रखेंगे, वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको मक्खनबाजी करनी है और उसी के बेस पे प्रमोशन लेना है, जैसे आजकल जेएंडके में हो रहा है। अगर हम इन्हीं दो सेक्टर्स को शिफाफ बनाएंगे तो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट बेस्ट होगा। और आपने ये भी सुना होगा, एक टीचर बिल्डर ऑफ नेशन है। और एक टीचर की हैसियत से, क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था पहले, तो उसी हिसाब से मैं सोचता हूं क्यों ना पहले इस एजुकेशन सिस्टम को ही, इस एजुकेशन सेक्टर को ही प्योर किया जाए, इसको नकल से दूर रखा जाए, इसमें शिफाफियत ले आए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएंगे पब्लिक सेक्टर की। अच्छा ये बताएं, आपने आज तक कितने आरटीआई जो फाइलें दर्ज की हैं, कितनी की हैं, और नंबर एक, नंबर दो, उनके नताइज क्या निकले? और साथ में ये भी बताएं, कोई ऐसा वाका जिसने आपको चौंका दिया हो, मतलब जो आपके वहम गुमान भी, जैसा स्कैंडल, ऐसा कांड जो आपने देखा हो, मतलब युस तुहनिस वहम तो गुमामस मज आशे की, तो कोई ऐसा वाका बताएं, और कितने फाइल्स किए, तो क्या नताइज आई, ये बताएं आप इस तरह से थोड़ा मेरी पहले पहले ऑन एन एवरेज में 10 से लेके 12 आरटीआई 2014 से लेके 2018 तक डालता था, बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल। उसके बाद जब आर्टिकल एब्रोगेट हुआ तो ऑफिशियल्स बंद थे, फिर उसके बाद कोविड हुआ। उस पीरियड में हार्डली कोई भी नहीं करता था, क्योंकि ऑफिशियल्स, मैं भी एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था, कोविड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाया गया, तो मुझे उस टाइम नहीं मिलता था। और क्योंकि ज्यादा लोगों की खिदमत करनी थी, कोविड सेंटर का मैं हेड था। 2019-20 तक मैंने कोई नहीं किया। फिर 21 में मैं अरेस्ट भी हुआ। अरेस्ट किस बात पे हुआ? डीसी, आपने सुना होगा, डीसी कुलगाम डॉक्टर शमीम हुआ करते थे, उनकी फिर डेथ हो गई। उन्होंने क्या किया था, वहां असल में हुआ था रहबरी खेल, वहां पोस्ट थे। वो आरटीआई की रिपोर्ट अभी भी मेरे पास है। बहुत नाम सारे नहीं लेना चाहिए था आपको, नाम नहीं लेना चाहिए था, मैं माजरत कहूँ, जो मरहूम है तो नाम नहीं लेना चाहिए था। चलिए, उसके लिए सॉरी। अब क्या हुआ कि जब मैंने आरटीआई डाली, फिर मुझे यह पता चला कि उसमें उसमें हेड डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होते हैं और 2-3 होते हैं इवॉल्वेटर्स। उन्होंने जितने भी फेवरेट बच्चे थे उनके, या जिन्होंने मे भी उन्होंने डिपॉजिट किया किसी अकाउंट में पैसे, उनको सीधे हर एक बंदे ने दिया 15 मार्क्स, 15 मार्क्स, 14.5, 14.5, 14 पॉइंट। वो मेरे पास अभी भी रखी हुई है। जो बाकी डिजर्विंग कैंडिडेट थे, जिनका मैंने सीधे देखा 10th में ए ग्रेड, 12th में ए ग्रेड, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में इतने बेस्ट मार्क्स, लेकिन उनका इंटरव्यू इतना बुरा रहा, उसमें 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, वैसे स्टूडेंट्स को ड्रॉप किया गया। उसके बाद जब मैंने देखी चौंकाने वाली कहानी उसमें, वहां पर मैंने देखा बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स उसमें डाल दिए अपॉइंटमेंट के लिए, फेक सर्टिफिकेट्स उन्होंने बाहर की यूनिवर्सिटीज से लाई। तो मैं चौंक गया जब मैंने आरटीआई डाली। उसके बाद कम से कम 10 से लेके 20 स्टूडेंट्स को उन्होंने फिर निकाला जब मैंने आरटीआई की, और फिर उसमें
नियर अबाउट 40% से 30% से 35% शफाफत आ गई। अब मैं हैरान और चौंकने वाले आपका किस्सा जो मैं बताऊं, वो हुआ अभी रिसेंटली कश्मीर यूनिवर्सिटी का किस्सा। एक स्टूडेंट बाबडम कॉलेज में पढ़ती है। अब उन्होंने एग्जाम दे दिया। एग्जाम के बाद जब मैं देख रहा हूं, मैं इस पे वॉच कर रहा हूं, रिजल्ट इसका आ गया। पहले इवॉल्वेशन स्टेटस आता है, इवॉल्वेशन स्टेटस में कश्मीर यूनिवर्सिटी ने इसको पास रखा है। अब मैंने सोचा चलो ये लूप होल हो सकता है, गलती हो सकती है। जब फाइनल ये इवॉल्वेशन स्टेटस का फाइनल रिजल्ट आएगा तो मे बी वो इसको फेल रखेंगे या एब्सेंट रखेंगे, जो उसकी रियलिटीज थी। मैं शॉक हो गया जब रिजल्ट आ गया तो वो सीधे दिखा रहा है कि ये कैंडिडेट तो पास है। जब मैंने अब आरटीआई कॉलेज को की, कॉलेज आप शॉक हो जाएंगे जब सुनेंगे। कॉलेज मेरी वो आरटीआई यहां सामने भी है, कॉलेज मुझे सीधे लिख रहा है, बाबडम कॉलेज कह रहा है कि जो ये कैंडिडेट है ये तो एग्जाम में ही नहीं आया था, ये तो एब्सेंट है। ये है आरटीआई सही गांधीनगर मेमोरियल कॉलेज। और ये लिख क्या रहे हैं, ये लिख रहे हैं एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड द कैंडिडेट वाज नॉट प्रेजेंट इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्किल। आप खुद देख लीजिए। सही। उसके बाद अगर आप देखेंगे, इन्होंने सीधे ये देख लीजिए, कैंडिडेट का मैं रोल नंबर और वो शो नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैंने इसका सोचा है मैं कोर्ट में ले जाऊं ये किस्सा। ये देख लीजिए, हर जगह ये एब्सेंट है, एब्सेंट है, एब्सेंट है, एब्सेंट है हर एक पेपर में। और ये देख लीजिए रिपोर्ट, रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिख रही है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ये पूरे इसका है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दिया गया। ये उन्होंने लिखा एज पर द रिकॉर्ड्स available with the department, the candidate bearing roll number dash 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 has not appeared in the examination of said paper। ये कहानी है। उसके बाद जब मैं देख रहा हूं कि वो पास, मैं होता हूं शॉक। उसके बाद और एक स्टूडेंट आया मेरे पास, वो क्या करता है, वो जाता है कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्योंकि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एक रूल रखा है, वायलेट कर रहे हैं वो आरटीआई रूल्स को। क्योंकि आरटीआई रूल में यह है कि 10 रुपए हमें फीस भरनी पड़ती है, लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एक माफिया बना रखा है, हब बना रखा है पैसे लूटने का। उन्होंने उसी का रेट जो लगा रखा है वो 150 रखा है। जिरोक्स के लिए जब भी आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए उनने चार्जेस रखे 150। आरटीआई रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो वायलेट कर रहा है, नंबर फर्स्ट। उसके बाद मैंने क्या किया, सेकंड सेमेस्टर के बहुत सारे बच्चों ने वहां पर आरटीआई डाली हुई है, ये स्टॉक्स के लिए अप्लाई किया, 150 रुपया भरा। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने किया, उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने किया, सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ने किया, उन सबों ने अप्लाई किया है। लेकिन ये उनको देते नहीं थे, 150 रुपया उनका जाया होता था। फिर मैंने क्या काम किया, मैंने कहा अब इनको लाइन पे कैसे लाया जाए। मैंने सीधे आरटीआई डाली कश्मीर यूनिवर्सिटी को, आरटीआई की मैंने हायर एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को मैंने ये आरटीआई की। आपका 80% रिजल्ट फेल आ रहा है, ये आरटीआई है, ये उसकी स्लिप भी है। मैंने इनको कहा 80% बच्चे फेल हो गए तो इसका मतलब सीधे हायर एजुकेशन ने कौन सा स्टेप उठाया, वहां तो फिर कॉलेजेस में डेडवुड है, उनको फिर निकालो। नया जितना भी यूथ है वो एजुकेटेड है, उसको अपॉइंट करो। या तो वहां पर फॉल्ट है या तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अब मुझे उन्होंने सीधे कहा वायर हाउ वाई हम जवाब नहीं दे सकते। हायर एजुकेशन ने मुझे सीधे रिप्लाई में लिखा कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते, जो आरटीआई का वायलेशन है। उसके बाद मैंने सीधे कश्मीर यूनिवर्सिटी को लिखा कि आप मुझे जितने भी बच्चों ने अप्लाई किया जिरोक्स के लिए, आपने कितने बच्चों को अवेल किया जिरोक्स कॉपीज, और आप जस्टिफाई करो 150 रुपीज। नंबर 2। नंबर 3 मैंने इनको कहा कि मुझे ड्यूली साइंड चाहिए स्टूडेंट्स का जिसको आप जिरोक्स दे रहे हैं। आज तक ये रिकॉर्ड है, कश्मीर यूनिवर्सिटी कभी नोट्स नहीं निकाल रही थी। अगर आप अभी भी उनके उस पर देखेंगे, उनने नोटिस निकाला और उस पर सीधे लिखा कि सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर जिन्होंने भी अप्लाई किया जिरोक्स के लिए वो आके ले जाए। और नीचे सीधे लिखा हुआ कॉपी टू आरटीआई सेक्शन।
अब आप पावर देखिए इस आरटीआई का। आज तक जो बच्चा जाता था यूनिवर्सिटी, उनसे इवन रिक्वेस्ट करता था, हम आए हैं वतरुसू से, हम आए हैं कुपवारा से। आप खुद देखिए कुपवारा से श्रीनगर कितना डिस्टेंस है, कितना एक स्टूडेंट मिडिल क्लास और पुअर क्लास कितना खर्चा करेगा। कुलगाम से बच्चे जाते थे, अनंतनाग से बच्चे जाते थे, इवन कुपवारा से जाते थे, गांधरबल से जाते थे, बारामूला से जाते थे, डिस्टेंट प्लेसेस से जाते थे, कंगन से जाते थे। एक दिन उनका जाया होता था, ऊपर से किराया, ऊपर से वो मिडिल क्लास और पुअर क्लास। और कश्मीर यूनिवर्सिटी के बंदे वहां ऑफिशियल्स कहते थे हम आपको नहीं देंगे। जब उन्होंने नहीं अच्छा नहीं कहा तो अच्छा, मुझे ये गुस्सा बताएं, आया। आप मैंने बताएं। आरटीआई के हाँ। बाद उन सबों ने ऑर्डर निकाला, नोटिस निकाली, आप आ जाइए, मोस्ट वेलकम, आप ले जाइए। और उसमें बहुत बड़ा लूप होल क्या है, कश्मीर यूनिवर्सिटी कोडिंग करती है, कोडिंग। कोडिंग के जरिए जितने हमारे बच्चे होते हैं उनका रोल नंबर वहां नहीं होता, वहां कोडिंग होती है। अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस, जब बच्चे जाते हैं जेरोक्स लेने के लिए, वहां उनको दूसरा जेरोक्स पकड़ाया जाता है और वो शॉक होते हैं, वो कहते हैं ये हमारा जेरोक्स नहीं। फिर वो ऑप्शंस जल्दी छीन के लेते हैं, कहते हैं हमें गलती होगी, हमें गलती होगी, इसमें कोडिंग गड़बड़ है। अब खुद देख लीजिए, अभी रिसेंटली कल परसों एक बच्चे का, उसका मैंने वीडियो भी बनाया। एक दिन मैं उसका वीडियो बनाता हूं, जब मैं एंटर करता हूं कश्मीर यूनिवर्सिटी का, मैंने स्क्रीन सेवर किया। कश्मीर यूनिवर्सिटी में जब एंटर करता हूं रोल नंबर, तो उस बंदे के ईवीएस सेकंड सेमेस्टर में 27 मार्क्स है। जब वो कश्मीर यूनिवर्सिटी गया, जब उसने एक्सचेंज में कॉपी देखी, उस पर 52 मार्क्स लिखा है। ऑफिशियल्स ने जल्दी जल्दी उसको देखा और उसने मुझे कॉल किया। मैंने कंट्रोलर को उसका रोल नंबर भेजा, मैंने कहा अगर कंट्रोलर साहब आप में गट्स है, आप मुझे इसकी कॉपी सेंड कर लीजिए। कंट्रोलर साहब ने मुझे वो सेंड नहीं की, उसने उसी टाइम उसका अपडेट रिजल्ट किया और 52 मार्क्स। आपको मैं वो सेंड भी कर सकता हूं। ऐसे अच्छा, ही ये एक बताएं। केस, ऐसे ही एक केस नहीं, ऐसे हजारों केसेस है। अभी रिसेंट कल परसों एक स्टूडेंट गया, उसकी बहन का ऐसे ही किस्सा हुआ था। वो वही पढ़ता है कश्मीर यूनिवर्सिटी में। उसकी बहन की कॉपी में जो रिजल्ट है वो 2 मार्क्स लिखे हैं सोशियोलॉजी में। जब उसने अपनी बहन की कॉपी देखी, उसमें कोडिंग गड़बड़ हुई थी, तो उसके पास मार्क्स 35 मार्क्स है। आप खुद देख लीजिए ये कैसे बर्बाद कर रहे हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स का कैरियर। अब जब आरटीआई करेगा कोई या जेरोक्स के लिए अप्लाई करेगा, उसको दूध का दूध पानी का पानी पता चलेगा क्या है रियलिटी और क्या है जस्टिस, क्या है और इनजस्टिस क्या है। अच्छा, ये बताएं, चूंकि आरटीए आपने किया या बाकी लोग भी करते हैं, इसके फिर आखिर पर मतलब नताइज निकलते हैं क्या? पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं? इसके एक्शन होता है? इस पे कहीं आपने देखा एक्शन हुआ है इस तरह के? आप बता रहे हैं कि वो भी जब आरटीआई कहीं करते हैं, वो भी तुम दिश ओल ओल गोली जवाब दिवा, अजन जाइन आरटीआई एक्ट वायलेट करा, क्या था करा। ऐसे में क्या लगता है आपको, एक्शन होता है या इंसाफ मिल पाता है? देखिए, मैं आपको सीरियस बताऊं, मैंने कश्मीर में देखा, मैंने आर एंड बी को आरटीआई की, मैंने इलीगल माइनिंग वालों को आरटीआई की, जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर बहुत गपलाबाजी होती थी। हमारे कश्मीर में आरटीआई बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं, फिर उनको अपना बेनिफिट होता है। बहुत सारे ऐसे भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नरेगा काम किसी को नहीं मिला, उसने आरटीआई की। इवन अगर भाई और भाई का झगड़ा है, भाई अपने भाई को डिपार्टमेंटल आरटीआई कराता है। आप खुद सुनिए, इसका मतलब है 70% टू 80% आरटीआई जो होते हैं, वो तो या लड़ाई झगड़े पे होते हैं या उनका बेनिफिट नहीं होता। लेकिन जो 30% आरटीआई होते हैं, जिसमें आरटीआई एक्टिविस्ट्स होते हैं, अगर 100% उनको बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन 70, 60, 50% तो मिलता ही मिलता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने 2016, 17, 18 में प्राइवेट स्कूल्स को आरटीआई की। मैंने उनको कहा था आप एडमिशन फी कितना लेते हैं। जब उन्होंने दिया जवाब, मैंने तब से ही हायर ऑफिशियल्स को डालना स्टार्ट किया, फिर एप्लीकेशंस और कंप्लेंट्स। आज आप देख रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स, किसी की हिम्मत नहीं है एडमिशन फीस ले, कोई नहीं लेता है। वो बंद किया फिर गवर्नमेंट ने। उसके बाद मैंने उनको टीचर्स की सैलरी के बारे में पूछा। आपने पहले देखा होगा 2000 देते थे वो टीचर्स को सैलरी, वायलेट करते थे वो हर एक लॉ, लेबर लॉज को वो वायलेट करते थे। उसके बाद आज अगर देखेंगे स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में सैलरी बन गई 4500 मिनिमम। पहले 2000, 3000,
और जहां भी आज भी मैं कहता हूं, अगर कोई भी टीचर सुन रहा होगा ये, अगर उसके साथ वायलेशन हो रही है एक प्राइवेट टीचर के साथ, वो प्लीज आरटीआई करे या मुझे कहे, मैं आरटीआई करूंगा, मैं उसको जस्टिस दिलाऊंगा। जो भी स्कूल वायलेट करता है, 4,500 से नीचे सैलरी देता है किसी टीचर को, वो मुझे कहे या वो आरटीआई के जरिए अपना हक मांग सकता है, उसकी सैलरी बढ़ सकती है। उसके बाद एब्रप्टली इंक्रीज की प्राइवेट स्कूल्स ने मतलब वो सैलरी। उसके बाद और एक किस्सा मैं बताता हूं, हायर एजुकेशन में जितने भी हमारा यूथ था जो हायर एजुकेशन के लिए एज ए कंट्रैक्चुअल फॉर्म भरते थे, उनकी कंट्रैक्चुअल की फीस 500 थी पहले, फिर 300 हो गई, फिर मैंने आरटीआई करके 50 रुपए फीस कराई। मैंने सीधे उनसे पूछा कि आप मुझे बता दीजिए इतना पैसा, ये तो कंट्रैक्चुअल पोस्ट है, आपको इसमें करना क्या है, ना कोई एग्जाम है ना कुछ है, तो आप कैसे सिर्फ फॉर्म्स की सेटिंग करनी है और मार्क्स देखने हैं किसके कितने हैं, ऑर्डर बनाना है, इसमें इतना पैसा क्यों लग रहा है? और वो आज सिर्फ 50 रुपए है फी। तो मीनस कहीं ना कहीं बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। या अभी जो कश्मीर यूनिवर्सिटी को मैंने आरटीआई की, आज तक बच्चों को नहीं दिया जाता, उनका वेस्ट होता था वो मनी। अब मैंने उसकी डिमांड उठाई और मैं इंशाल्लाह उसको कोर्ट में लेटर ऑन ले जाऊंगा, तो अब तो जस्टिफाई करना है उनको। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ग्रीवियंस डाली थी, हमें इजी होता है, गवर्नर साहब को ग्रीवियंस करते हैं। मैंने इसमें सीधे ये भी लिखा, गवर्नेंस ग्रीवियंस जितनी भी आई आपने कितनी रिजॉल्व की, तो आरटीआई के जरिए आप भी पता कर सकते हो। वो जब वो पहले नहीं करते थे, वो उनको गोलमोल जवाब देते थे। जब आरटीआई में आपने पूछा कि कितने रिजॉल्व हुई, तो उसमें फायदा है फिर। ठीक। अच्छा, मैं नाजरीन से कहना चाहूंगा, अगर कोई भी इस हवाले से अभी कोई सवाल पूछना चाहता है या किसी को कोई मसला है, तो डॉक्टर साहब से पूछ सकता है, तो वो उसका हल बताएंगे कि कैसे आरटीआई करना है और क्या करना है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये उसका जवाब हासिल करेंगे और इंशाल्लाह ये गाइड भी करेंगे इस वक्त प्रोग्राम में। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, चूंकि आप ये काम कर रहे हैं, जाहिरी इसका कोई मादी फायदा नहीं मिलता। मतलब जब आप कौमी काम करते हैं, जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज या दीगर इदारों के खिलाफ आरटीआई करते हैं, इसमें आपका टाइम लगता है, इसमें आपका पैसा लगता है, इसमें आपका वक्त लगता है, इसमें आपकी सलाहियतें लगती हैं। तो इसमें इतने इस जो मटेरियल जो दौर है आज, मटेरियल वर्ल्ड है, मादा परस्ताना दौर है जिसे हम कहते हैं, मादियत की नजर से हर एक कोई देखता है, सरी शवना है खाली गस पहुंचून। मगर इसमें आप ऐसा काम कर रहे हैं कौमी कौम जिससे कौम को फायदा हो। आपने क्यों सोचा, किस मकसद के तहत आप ये काम कर रहे हैं? चूंकि बज़ाहिरन आपको फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जिसमें आप अपनी सलाहियत भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, वक्त भी दे रहे हैं? क्यों? देख लीजिए, अगर हम इन जनरली रिलीजियस के अकॉर्डिंग ले लें, तो हमारी जो ये जिंदगी है ये बहुत शॉर्ट है। हार्डली आज 50 साल 60 साल यहाँ हमें जीना होता है। लेकिन जो अबदी जिंदगी हमारी है वहां के लिए हम ये देख लीजिए, ये आजकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। हर एक पैसे के पीछे पड़ा रहता है, हर एक को सिर्फ ग्रैब करना आता है, हर एक के खून चूसना आता है। कोई बंदा वैसा तो होना चाहिए जो उन खून चूसने वालों को रोक दे। मुझे भी बहुत सारे ऑफर्स आए थे, इलीगल माइनिंग पे मैंने डाला, बहुत सारे डोजर वाले, बहुत सारे इलीगल माइनिंग वाले आए थे मुझे ऑफर करने के लिए, इतना पैसा ले लो। मैंने विजिलेंस किया एक डिपार्टमेंट को, वहां से मुझे 10 लाख की चेक आ गई। मैंने कहा मैं रिश्वत के लिए नहीं बना हूं। मैं आज भी, अगर आप शाम को देखेंगे, आज संडे है इसलिए नहीं, वरना मेरी शाम को 4-5 क्लासेस जो मैं फ्री देता हूं बच्चों को, फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इवन पीजी वाले जो तैयारी करते हैं, मैं चाहता हूं कि कौम में अच्छे अच्छे बंदे मतलब बने। एग्जाम्पल, मुझे अभी 3-4 साल पहले जब मैं सिस्टम में था, मैंने एक स्टूडेंट थी, उसने अपना मोबाइल अपने पास रखा था। मैं एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट था, मैंने उसको सीधे कहा, हर एक बच्चे को मैं कहता हूं कि मोबाइल निकाल दे। उसने थोड़ा एकड़ दिखाया, मैंने उसका मोबाइल बाहर रखा, और तब तक किसी भी सुपरिटेंडेंट, किसी भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने उसका मोबाइल, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस ABCD एजेंसीज में था, नहीं निकाल पाते थे। जब मैं एग्जाम से निकला, मैंने सीधे एग्जामिनर हर एक को कहा, मैंने कहा अगर मास कॉपी करानी है तो वो बर्बादी है सोसाइटी की। एक पर्टिकुलर इन्फ्लुएंशियल बंदा हमें ये नहीं डिक्टेट कर सकता है उसका मोबाइल हम अलाउ करेंगे या उसको हम मास कॉपी करेंगे, ये बर्बादी है। जब मैं सेंटर से बाहर निकला,
तो मुझे एक बंदे मिला, उसने कहा सर मैं पहली बार किसी बंदे को सल्यूट कर रहा हूं, वो आप है, आपकी ईमानदारी है। फिर जब मैं टर्मिनेट भी हुआ, आपको वो किस्सा भी पता होगा, मैं सिस्टम से टर्मिनेट भी हुआ। मैं फिर एक दिन नहीं, कॉलेज गया। वो बताएं टर्मिनेशन का थोड़ा बहुत मुख्तसर किस्सा बताएं, मुझे मालूम नहीं है, सॉरी। मैं थोड़ा बहुत टर्मिनेट किस बताएं बात अगर से अगर हुआ, आप बताना चाहें, क्योंकि ये पर्सनल है, अगर आप बताना नहीं चाहें नहीं मैं नहीं नहीं, इसमें। मैं बताना चाहूं, मैं तो आराम से बताऊंगा। असल में जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लगा, उसके बाद मैं इन डिपार्टमेंट्स को शिफाफत करने के लिए मैं आरटीआई करता था। और अच्छा सीधे अगर आप मेरे एफआईआर में देखेंगे तो डीसी साहब ने सीधे एसएचओ को लिखा कि ये एफआईआर में लिखा हुआ है कि ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को काम करने नहीं देता है। क्या मैं काम में बाधा लाता था, मैं प्रोटेस्ट करता था? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं यही आरटीआई करता था, मैं उनको अकाउंटेबल बनाता था। और उन्होंने जब यही लिखा कि इसको अब एफआईआर दे दो, तो मुझे सीधे 13 यूएपीएल लगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज। मुझे सीधे देशद्रोही का मुकदमा चला। फिर जब एनआईए कोर्ट में लगा केस चला, तो एनआईए कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दिया और उन्होंने सीधे लिखा कि ये चंद करप्टेड ऑफिशियल्स ने इसको फंसाया है। दूध का दूध, पानी का पानी निकला। और वेरी जब मैं ग्रेट। अब अरेस्ट था, 1.5 साल में अरेस्ट था, और उसी बेस पे मुझे टर्मिनेट भी किया गया। सबसे पहले जेएंडके में टर्मिनेट में ही हुआ। और टर्मिनेशन के बाद मैं एक दिन कॉलेज गया, प्रिंसिपल से मुझे, जो आज वहां पर नहीं है, मैंने उनसे एक एप्लीकेशन दी। मैंने कहा मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट अफसर था, मुझे टीएडीए मिलता था, आप मुझे प्लीज उसकी मतलब वो लिस्ट दे दीजिए, क्योंकि बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर्स को ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलता था, मुझे मिलता था, मुझे प्लीज उसकी सर्टिफिकेट दे दीजिए। मैं उसके पीछे एग्जैक्टली 1 मंथ चला, उसने नहीं दिया, कहा कि वही प्रिंसिपल देंगे। मैंने कहा सर चेयर जो होती है वो जो प्रेजेंट प्रिंसिपल होता है उसी को देना होता है, रेफरेंस पिछली देनी होती है। उन्होंने नहीं दिया, कहा नहीं उसी के पास जाओ। मैंने कहा वो तो प्रिंसिपल है नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे एक स्टूडेंट, मुझे जो कुलीग्स मेरे थे, उन्होंने कहा आपने अपने आप को बर्बाद किया, आप टर्मिनेट हुए। मैंने कहा मुझे आप बता दीजिए, आप एसोसिएट प्रोफेसर से, असिस्टेंट प्रोफेसर से, कभी आप बाहर गए हो मार्केट में, किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं यहां भी आपको सल्यूट करता हूं? कहा नहीं। मैंने कहा आप लोगों ने सिर्फ पैसा कमाया, आपने कभी ये चीज नहीं कमाई जो मैंने कमाई। मैंने कहा जब भी मैं मार्केट में जाता हूं, मुझे अभी भी कहते हैं डॉक्टर बारी सर, हम इसको सल्यूट करते हैं। अच्छा अच्छा, ये बताएं डॉक्टर साहब, ये बताएं, चूंकि आप टर्मिनेट हुए हैं, उसके बाद भी आप ये बड़ा अजीम काम कर रहे हैं, मेरी नजर में आपको अपनी टर्मिनेशन पे कहीं कहीं अफसोस या कोई इस तरह का कोई हो रहा है, कुछ दुख है, अफसोस देखिए है? मुझे सच में कोई भी दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो भी अल्लाह ताला के फैसले होते हैं वो हमें एक्सेप्ट करने होते हैं। अब हम डरते हैं कि ये हुआ, अब जेल हो जाएगी, अब फांसी होगी। ये असल में अल्लाह ताला ने सीधे आपके जितने कंधे मजबूत हैं उतना आप पे बोझ डालेंगे। आपके अगर इतने मजबूत कंधे नहीं, आप पे उतना बोझ कभी नहीं पड़ेगा, ये तो कुरान कहता है। तो मुझे, इंसान को हमेशा चाहे दुख हो या खुशी हो, उसमें इंसान को खुश होना चाहिए और हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि आपने जितनी भी मुझ में आजमाइशें डाली है या डालेंगे, इनको कम मत कीजिए, लेकिन मेरे कंधों को मजबूत कीजिए, बस। ओके ओके। अच्छा ये बताएं मुझे, आप चूंकि आप कश्मीर यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी इल्मी दानिशगाह है कश्मीर की, बहुत बड़ी, आप माइनिंग का बोल रहे हैं, आप बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स का, इसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस के ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल के, आप इनको आरटीए करना पड़ता है, इनसे करना पड़ता है। ये आरटीए एक्टिविज्म एक तरह से एक चैलेंजिंग टास्क है, तो इसके लिए आपको बड़े बड़े मगरमच्छों से लड़ना पड़ेगा और इसके बहुत सारे कुछ कानूनी पहलू भी देखने पड़ेंगे, उनको मद्देनजर रखना पड़ेगा। क्या आपको इस तरह की एक्टिविटीज, हरकत से इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नताइज की कोई परवाह नहीं है, या है परवाह? चूंकि बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, वो कोई दिल गुर्दे वाले ही ऐसा करेंगे? देख लीजिए, सबसे पहले बात यह थी कि मैं एक गजेटेड ऑफिसर था। जब मैं तब चाहता था लोगों को अकाउंटेबिलिटी दिला दूं, लोगों का हक दिला दूं। उसके बाद मैं जेल गया। जेल के बाद और क्या चाहिए? इससे बढ़कर तो कोई सजा नहीं होती है ना। जेल में इंसान है, बंद है,
टर्मिनेट किया गया, नौकरी भी खत्म। अब उससे ज्यादा सजा तो नहीं मिल सकती है। अब मतलब मैं इनसे क्यों डरूं? यानी अगर आप में, इसका मतलब है आप में अगर कुछ थोड़ा खौफ और डर था वो भी चला गया, वो अब खत्म हो गया। मैं रिसेंटली बात करूं, ये 25 तारीख की मैंने आरटीआई डाली, 25/2 ये रिसीव। इस पे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, यहां आंगनवाड़ी वर्कर्स है पूरे जे&के में। अब उन लोगों को सीनियरिटी में लाया गया, डिपार्टमेंट 3 चीजें वायलेट कर रही है। एक, इनको 50% वो लेना था जो डायरेक्टली अपॉइंट किए जाएंगे एज ए सुपरवाइजर्स। 25% वो थे जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस होगा और वो 12th पास होंगे, तो उनको फिर प्रमोट किया जाता था। 25% वो थे जो ऑलरेडी ग्रेजुएट थे, फिर उनको 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद प्रमोट किया गया। डिपार्टमेंट ने क्या किया? डिपार्टमेंट ने चंद जो बंदे वहां पर इन्फ्लुएंशियल थे, जहां पर निपोटिज्म था, जहां पर पॉलिटिकल अप्रोच था, उन बंदों को लिस्ट से उठाया, और जो लिस्ट में बाकी लोग थे उनको पेंडिंग डाला। अब जो चंद ऑफिशियल्स ने वो किया, आप यहां पर देख लीजिए, मैंने सीधे इनको मांगा हुआ है, मेंशन द नेम ऑफ डीपीओस whose tenure the above candidates have been appointed as supervisors and in charge supervisors। मुझे बहुत सारे रहबर खे मतलब इसके जो ये आंगनवाड़ी सुपरवाइजर से बहुत सारे अभी भी कैंडिडेट्स फोन करते हैं। वो मुझे बोलते हैं, सर आपने आरटीआई की, आपने हमारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, आपने बाकी चीजें हमारी मांगी। मैंने कहा मुझे आप लोगों से कोई चीज लेनी देनी नहीं है, लेकिन जितने भी डीपीओज है, जितने भी हायर ऑफिशियल्स आईसीडीएस में हैं, जिन्होंने रॉन्गली आप लोगों को अपॉइंट किया या प्रमोट किया, मैं चाहता हूं जो हमारा काउंसिल है, गवर्नमेंट का आज काउंसिल है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स ले लूं आरटीआई के जरिए, उसके बाद उन पे केस चलाऊं कि उन्होंने अपने इस कलम का, अपनी इस चेयर का, पोजीशन का वायलेशन क्यों किया एक दौर में, चाहे वो आज किस भी पोस्ट पे पहुंचे होंगे। लेकिन मैं उनको नहीं बख्शूंगा, क्योंकि उनकी वजह से, उनकी मिसयूज जो उन्होंने पावर किया, कुर्सी का मिसयूज पावर किया, उससे बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स वाले बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं। ओके, चले, अल्लाह आपको जज्बा दे और हिम्मत दे ये काम करने की, रिश्वत को खत्म करने की, धोखा, ये फ्रॉड्स, ये सब कुछ स्कैम्स, इसको खत्म करने की तौफीक दे। और हुकूमत को भी चाहिए कि वो आपकी सपोर्ट करे, मदद करे आपकी, जो कि आप उन्हीं का काम कर रहे हैं असल में। आप इंतजामिया में जो जो ब्लैक शीप्स हैं और इंतजामिया जो खामियां हैं उसको साफ करने की, एक साफ और शफाफ इंतजामिया के लिए आप काम कर रहे हैं। सबको चाहिए कि आपको सपोर्ट करना, इस वजह से हमने आपको प्रोग्राम में बुलाया। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वक्त भी बहुत हो गया, कभी जिंदगी रही तो फिर भी आपसे बात करते रहेंगे इंशाल्लाह, और प्रोग्राम करेंगे, आपसे शेयर करते रहेंगे। मुझे बताएं, अगर जो हमारे व्यूअर्स हैं, चूंकि ये प्रोग्राम चलता रहेगा, यूट्यूब पे आएगा इंशाल्लाह, अब इसके बाद देखेंगे लोग, अगर कोई किसी को कोई मसला है या कोई आरटीआई करना चाहता है किसी गवर्नमेंट इदारे को, या कोई नौजवान जो है उनको पता नहीं है, कोई आरटीआई करना चाहता है, या कोई इस फील्ड में आना चाहता है, या कोई आपके साथ इस तरीके से काम करना चाहता है, तो उनकी किस तरह की आप मदद कर सकते हैं? क्या करेंगे उनकी मदद, या उनको क्या करना चाहिए? देखिए, उनको पहले हमेशा कुरान में भी लिखा है, अपनी मदद पहले खुद करनी चाहिए, जिस लेवल तक हो जाए। फिर उसके बाद गाइडेंस उनको मैं 24/7। आपको मैं आज सिंपल एक बात कहूं, मुझे सुबह आज 6:25 पे एक कॉल आती है, मैं उसी टाइम वहां निकल जाता हूं, और वहां एक एक्सीडेंट होता है, क्योंकि यहाँ इलीगल माइनिंग चल रही है। डंपर वाले, जबकि ऑर्डर है, सीधे मैंने कल आज से 3 महीने पहले ही ऑर्डर निकाला डीसी ऑफिस से, उन्होंने सीधे आरटीआई के जरिए मुझे कहा कि सनराइज से लेके सन सेट तक ही, मतलब जो माइनिंग का रूल है वो वहां से ही कर सकते हैं, और अंधेरे में कोई भी डंपर, कोई भी ये नहीं चल सकता है। लेकिन अंधेरे का फायदा उठा के ये डंपर्स मूव कर रहे हैं, और उन्होंने एक्सीडेंट किया, आज तक बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए। मैं 24/7 अवेलेबल हूँ, अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। मैं किसी को किसी भी कोने में मदद करने के लिए जा सकता हूँ, उसकी हेल्प कर सकता हूँ, उसको फोन पे समझा सकता हूँ, उसको इवन ये भी गाइड कर सकता हूँ कहाँ से क्या चीज मिलेगी। अगर उसके पास फॉर एग्जांपल पोस्टल ऑर्डर अवेलेबल नहीं होगा, मैं वो भी उसको अवेल करा सकता हूँ। जज़ाकल्लाह। क्या आपका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हैं?
हाँ, मेरा नंबर 9622600408, यही व्हाट्सएप नंबर है। आराम से आप लगा सकते हैं, जिसको मेरी जरूरत पड़े जिस टाइम भी 24/7 मैं उसके लिए अवेलेबल। डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह आपको अजर दे और हिम्मत दे, हौसला। मैं एक बार फिर कहूँगा, हमारे साथ अपना कीमती वक्त देने के लिए, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, अपने जो मुश्किलात आपने झेले हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, उनको शेयर करने के लिए, और बाकियों को भी हिम्मत मिली होगी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।